किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। यूपी में 5 सीड पार्क बनेंगे, बीज उपलब्धता में आत्मनिर्भर होगा प्रदेश। अब ग्राम सचिवालय कहलाएंगे पंचायत भवन। बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रदेश भर में सतर्कता, हर गांव में बने ग्राम वन कार्य योजना। आलू प्याज समेत कई अन्य सब्जियों का रकबा बढ़ा। अब कृषि समाचार विस्तार से। बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए प्रदेश में 5 सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में सीड पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पहला सीड पार्क लखनऊ में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की 130.63 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना पर करीब 266.70 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। सीड पार्कों की स्थापना से अन्य राज्यों पर बीज के लिए निर्भरता कम होगी। अभी 70 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होती है, इनमें से 40 लाख क्विंटल ही बीज का उत्पादन हो रहा है। स्थानीय रूप से बीज की उपलब्धता होने से बीज की कीमत में कमी आएगी। पार्कों में स्थापित बीज उद्योगों द्वारा कृषि क्षेत्र से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विभाग के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में उपलब्ध भूमि पर उपयुक्तता के आधार पर 5 सीड पार्क 150 से 200 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किए जाएंगे। सीड पार्क में बीज व्यवसायों अथवा संस्थाओं को 30 वर्ष की लीज पर भूमि, बीज उत्पादन संयंत्र, भंडारण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं व अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। लीज की अवधि अधिकतम 90 साल होगी। सीड पार्कों की स्थापना से प्रदेश गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश में उत्पादित बीजों की व्यापक बाजार मिलेगा। सीड पार्क में बीज व्यवसाय को बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, ताप नियंत्रण भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड लैब आदि पर छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इससे अधिक से अधिक बीज व्यवसाय योजना से जुड़ सकेंगे। सीड पार्क में बीज व्यवसायियों को बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, ताप नियंत्रण भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड लैब आदि के लिए छूट दी जाएगी। सीड पार्कों से 6,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15,000 को परोक्ष रोजगार मिलेंगे। एक सीड पार्क में स्थापित उद्योगों से करीब 1,200 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 5 सीड पार्क से 6,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। एक सीड पार्क से करीब 40,000 बीज उत्पादक किसान जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब ग्राम पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय नाम से संबोधित किया जाएगा। ये पंचायती राज व्यवस्था को नई पहचान दिलाने वाला परिवर्तन होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन ग्राम सचिवालयों में स्थापित कंप्यूटरों के माध्यम से पंचायत गेटवे पोर्टल से जुड़ी समस्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रक्रिया को लागू करने के बाद ग्राम सचिवालय के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर और प्रभावी तरीके से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कॉल सेंटर, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, ग्राम सचिवालय की जियो फेंसिंग और इंटरनेट कॉलिंग जैसी डिजिटल पहलों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम सहायकों को 15 दिवसीय कंप्यूटर परीक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रदेश भर में सतर्कता अपनाई जा रही है। चिड़ियाघरों में दर्शकों का प्रवेश बंद किया गया है। वहीं किसी भी आने वाले को सैनिटाइज भी किया जा रहा है और साफ कपड़े पहनने को कहा गया है। मुर्गी पालन केंद्रों में भी सतर्कता रखने को कहा जा रहा है। यदि किसी पशु पक्षी की इससे मृत्यु होती है तो इसे सुरक्षित जमीन में गाड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश का हरित आवरण 20% करने का लक्ष्य तभी हासिल हो सकेगा जब पौधारोपण
जन आंदोलन का रूप लेगा और अधिकारी प्रदेश के हर गांव में ग्राम वन की कार्य योजना बनाएं। 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले पौधारोपण अभियान में 35 करोड़ पौधे रोपित किए जाने हैं। वन जलवायु परिवर्तन विभाग तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण की सफलता के लिए 50 करोड़ पौधों की नर्सरी तैयार की जाए। उन्होंने लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी के निर्माण में तेजी लाने के लिए 1 सप्ताह में ठेकेदार चयन की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 1 से 7 जुलाई तक होने वाले वृहद पौधारोपण अभियान की पूरी तैयारी, समन्वय और जन भागीदारी के साथ संचालन करने को कहा। इस बार मौसम ने बागवानी फसलों का भरपूर साथ दिया है। आलू, प्याज समेत कई अन्य सब्जियों का रकबा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय का अनुमान बता रहा है कि पिछले वर्ष बागवानी फसलों के उत्पादन में लगभग 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। घरेलू आपूर्ति पर्याप्त रहेगी तो अगले 3 से 4 महीने में आलू, प्याज एवं अन्य सब्जियों का मूल्य बेहिसाब नहीं बढ़ सकेगा। इससे काफी हद तक महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है। किसान भाइयों और बहनों, आइए रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव अयोध्या में 2525 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2490 रुपए, गाजियाबाद में 2460 रुपए और लखनऊ में 2425 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल का भाव अयोध्या में 3140 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3370 रुपए, गाजियाबाद में 3250 रुपए और लखनऊ में 3360 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू का भाव अयोध्या में 1250 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1180 रुपए, गाजियाबाद में 1150 रुपए और लखनऊ में 1200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। टमाटर का भाव अयोध्या में 750 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 760 रुपए, गाजियाबाद में 825 रुपए और लखनऊ में 850 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। प्याज का भाव अयोध्या में 1150 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1190 रुपए, गाजियाबाद में 1150 रुपए और लखनऊ में 1230 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आइए अब जानकारी लेते हैं खुशहाल किसान सशक्त राष्ट्र सरकार की योजनाओं की भूमिका के विषय पर। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है जो उनको सशक्त बनाने में मददगार साबित हो रही है। आज के इस विशेष अंक में हम उन्हीं सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये योजनाएं उनके जीवन को सुधारने में मददगार साबित हो रही हैं। आज का हमारा विषय है खुशहाल किसान सशक्त राष्ट्र सरकार की योजनाओं की भूमिका और जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ हर्षित गुप्ता। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्षित जी, एक खुशहाल किसान से एक सशक्त राष्ट्र का क्या संबंध है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि के लिए हमारे दृष्टिकोण से भारत के लिए किसान को लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका अनाज का उत्पादन हो और उत्पादन के साथ साथ उस उत्पादित हुआ अनाज जो हमारा फूड सरप्लस है वो ख़राब ना हो और उसका भंडारण हमारा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्रामीण लोगों के लिए जीवन का एक आधारभूत है और उनका एक रोजगार का साधन है और हमारे कृषि के साथ साथ ये रोजगार के साथ साथ ये उनके भुखमरी को और बेरोजगारी को भी दूर करने का एक साधन है। इसीलिए कृषि हमारे जो भारत की एक रीढ़ है। जी सर, भारत सरकार ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं किसानों के लिए अभी वर्तमान समय में शुरू की हैं, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आर्थिक रूप से किसानों को सक्षम बनाने में मददगार हो रही हैं? हमारे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान सीधे तरीके से लाभान्वित हो रहा है। इसमें सबसे अच्छी योजना अगर जो किसानों के लिए उपयोगी और मददगार साबित हो पाई है तो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। और इसके अलावा अगर जो कहें तो मानधन योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, कुसुम योजना है और उसके अलावा जैसे किसान संपदा योजना है। इनके तहत किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है और इन योजनाओं का किसान बढ़िया से उपयोग कर पा रहे हैं। जी हर्षित जी, एक योजना जिसके बारे में भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जिसे कहते हैं, तो ये क्या है? किसान भाई बहनों को थोड़ा विस्तार से समझाएं। FPO एक इस तरीके का संगठन किसानों के लिए बनाने के लिए बताया गया है
इसमें किसान जो प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक एफपीओ के लिए बात चलाई, जिसमें एक एफपीओ में 11 किसान होते हैं। उन 11 किसानों का एक समूह बना के उसको आगे तक ले जाते हैं, चाहे मार्केटिंग में हो या चाहे किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता चाहिए होती है तो वित्तीय सहायता इसको लेते हैं। और इन सारी सहायताओं को लेने के बाद किसान अपना जो संगठन बनाता है उसको ई मार्केटिंग, जिसे ई नाम कहते हैं, उस पर ऐड कर देते हैं। तो इन सभी जो भी योजना होती हैं, चाहे मार्केटिंग के लिए हो, चाहे गुणवत्ता के लिए हो, चाहे प्रोसेसिंग के लिए हो, या अगर जो किसी भी प्रकार की अन्य जैसे कि जो जानकारी किसानों को नहीं मिल पाती है, ओलावृष्टि हुई या कोई प्राकृतिक आपदा हुई, तो इसकी भी जानकारी उस एफपीओ तक पहुंच जाती है और सरकारी योजनाओं को तो लाभ मिलता ही मिलता है एक संगठन बना के। जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को एक कह सकते हैं कि उनको बहुत बड़ी मदद देने की योजना सरकार की थी, जिसमें हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की किस्त जो है उनके डायरेक्ट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जिससे किसान अपने कम समय में या जो भी उनको बीज या खाद के लिए समस्याएं हो रही थी उनको तुरंत उनको निजात मिला और इस योजना का काफी लाभ मिला उन्हें। सर, क्या कोई ऐसी योजना है जिसके तहत हमारे किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो सके? बिल्कुल, किसान के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम मानधन योजना चलाई गई, जिसमें 55 से लेकर 220 रुपए आप प्रति माह 18 से 40 वर्ष का किसान जो सीमांत और लघु किसान है वो अपने खाते में डालें और खाते में अपने जमा करने के बाद उनको 60 वर्ष की उम्र से 3,000 रुपए प्रति माह मिलने लगता है। और ये भी है, यदि किसान की आकस्मिक डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 30 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद, तो फिर उसके परिवार को, जैसा कि पेंशन नियमावली का नियम है कि 50% पेंशन फैमिली पेंशन के अनुसार उसकी बीबी को और उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। जी, तो किसान भाई बहन इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं? रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह से कराएंगे? इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने ब्लॉक पर या कृषि पर्यवेक्षक से मिलना पड़ेगा और उनसे जाकर आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी। आपको कुछ भूमि के जो दस्तावेज होते हैं उनको उन तक पहुंचाना होगा। उस पहुंचाने के बाद, और सीएससी सेंटर इसमें बहुत मदद कर रहा है, इसके लिए हर गांव में एक सीएससी सेंटर की व्यवस्था की गई है भारत सरकार द्वारा, और उस पर जाकर आप उसकी पूरी योजना की डिटेल में जानकारी लेके और आप उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी, कोई किसान अगर पीएम सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? सबसे पहले किसान आईडी बनाना बहुत जरूरी है। जब आपकी किसान आईडी किसान बन जाती है अपने मोबाइल से, तो उसके बाद उसकी भूमि का डायरेक्ट सीडिंग हो जाती है। जब भूमि की सीडिंग होने के बाद किसान सम्मान निधि का एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म पूरा भर जाता है और उसमें खसरा खतौनी जो भी उसके मूल दस्तावेज होते हैं उसमें सीड हो जाते हैं। आधार कार्ड से वो डायरेक्ट लिंक होता है। उसके बाद एक बार वेरिफिकेशन होता है जो उसकी भूमि का पता लगाता है, जो लेखपाल के द्वारा होता है। फिर उसके बाद उस भूमि का जब भी पूरा मूल्यांकन हो जाता है, उसके बाद उसके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी माध्यम, जैसा मैंने पहले आपको बताया, उसके माध्यम से हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की किस्त जो 6,000 रुपए सालाना मिलती है किसानों को। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? किसान भाई बहनों को थोड़ा सा बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसे कि हम लोग ह्यूमन है तो हम लोगों के भी शरीर में किसी न किसी भी तत्व की जब कमी होती है तो उस तत्व की कमी को पूरी करने के लिए किसी न किसी प्रकार की मेडिसिन या और सब्स्टिट्यूट हमको लेने पड़ते हैं। ऐसे मृदा का भी है। मृदा में यह है कि मृदा का अगर जो आपको पर्याप्त मूल्यांकन होगा कि हमारी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है या इसमें किस तत्व की अधिकता है या नहीं है, आपको बैलेंस अगर जो जानकारी नहीं है तो हमारे हर एक ब्लॉक पे और कृषि विज्ञान केंद्र पर मृदा स्वास्थ्य लैब है, टेस्टिंग लैब है, जिससे आपकी मृदा की टेस्टिंग हो जाएगी और आपके जब मृदा की जब परीक्षण हो जाएगा तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपकी मृदा में किस तत्व की कमी है या किस तत्व की आपको देने की आवश्यकता है। पूरा कार्ड बना होता है और उस कार्ड के माध्यम से आपको कितनी नाइट्रोजन, कितनी पोटास, फास्फोरस और जो गौण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और प्रधान पोषक तत्व हैं, आप उनकी मात्रा को दे सकते हैं। इसमें यह रहता है कि अधिक से अधिक आप मात्रा में इंसेक्टिसाइड जो भी मैं कहूँगा कि तत्व हैं वो नहीं देंगे। जी, बैलेंस एक तरीके का पहुँचेगा मृदा को। जी, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। और हर्ष जी, एक योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये योजना क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। एकीकृत एक योजना है। ये एकीकृत प्रणाली की एक योजना है जिससे कि किसानों को लाभ देने के लिए एक प्रकार का संगठन
एक प्रकार का समूह और एक प्रकार की राष्ट्र के विकास के लिए किसानों के लिए एक योजना बनाई गई, जिसमें समेकित योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। जी, छोटे स्तर के लिए और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं को थोड़ा जानना चाहेंगे। अगर जो छोटे किसानों की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में अधिकतम छोटे ही किसान रहते हैं, लघु एवं सीमांत किसान ही हैं। इनके लिए सबसे अच्छी अगर जो योजना देखी जाए तो किसान सम्मान निधि, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना तो चली रही है। इसके अलावा अगर जो वो किसानों के लिए ये भी है कि अगर जो वो अपनी बंजर भूमि है या उस पर तालाब की खुदाई कराना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप पीएम मत्स्य योजना चल रही है, तो मत्स्य योजना का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। ये मछुआरों के लिए नहीं, मत्स्य पालन की भी एक अच्छी योजना है कि आप मत्स्य पालन कर सकते हैं और उसकी फिश प्रोडक्शन के बाद आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका अच्छा लाभ पाने के लिए केंद्र द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 60 और 30% की सब्सिडी के हिसाब से इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें यह है कि किसान केंद्र के या राज्य के पोर्टल पर जाते हैं और उस पर आप ऑनलाइन कर देते हैं। भूमि के जो मैंने दस्तावेज बताया उसका पूरा डिटेल दे देते हैं, एक बार निरीक्षण हो जाता है, उसके बाद आप उसकी अवसंरचना का निर्माण, तालाब की खुदाई से लेकर प्रोडक्शन तक पूरी जिम्मेदारी जो रहती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी रहती है। जी सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल को भी बहुत प्राथमिकता दी है, तो क्या स्थानीय किसानों से खरीद को हम इसमें प्राथमिकता देते हैं? बिल्कुल, किसानों को बिल्कुल इसकी प्राथमिकता दे दी जाती है। जैसे हमारी जो कृषक महिलाएं हैं और जो हमारी कृषक महिलाएं जो छोटे स्तर पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो रोजगार करती हैं, जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के कुछ छोटे से जो उनके वहाँ के ग्रामीण जो जाने जाते थे उनके वहाँ के उत्पाद, अब उन उत्पादों को दिन पर दिन उत्पादों का जो है श्रेणी कम होती जा रही है, दबते जा रहे हैं वो उत्पाद, और उनका जो है एक आकर्षण खत्म हुआ जा रहा है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसको पॉइंट बनाने के साथ साथ जो मार्केट तक उसको पहुंचाना, और मार्केट को पहुंचाने के बाद उसकी ब्रांडिंग जब हो जाएगी तो उसका अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो चाहे वो कोई भी ग्रामीण हो, उसके वहां से जो पहले कोई भी उत्पाद होते थे जो अब वो करना बंद कर दिया है, उसका एक तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा है कि आप उसको प्रमोट करें। आप उसको जब प्रमोट करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग में हम जाएगा, और ब्रांडिंग जब होगी तो उसका अच्छा सा रेट आपको मिलेगा। जी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से भी बहुत लाभ मिलेगा। बहुत लाभ मिलेगा। क्या ये जो योजनाएं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, क्या इन सारी योजनाओं की जानकारी हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंच रही है? बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है, क्योंकि हमारे किसान भाई अब इतना जागरूक हो गए हैं। दिन पर दिन देखते रहिए कि डिजिटल मोबाइल, अब तो इंटरनेट की भी सुविधा है, किसान पोर्टल है, और जो है 1800-180-1551 जैसा कि जानते हैं किसान कॉल सेंटर जो है, उस पर भी किसान अपना कॉल करके पता कर लेते हैं। जिन किसानों को अगर जो मोबाइल चलाने में थोड़ी सी भी सुविधा होती है तो वो किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके वहां से जो है तुरंत हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जानकारी मिल जाती है, तो वहां से लाभ पा जाते हैं। फिर एक CSC है जो हर ग्रामीण स्तर पर गांव के जो इकाई पर बनाया गया है ये केंद्र, वहां से आपको जानकारी मिल जाती है। और बैंकिंग संबंधी अगर जो किसी भी किसान को दिक्कत होती है तो उसके लिए भारत सरकार ने हर बैंक में एक जो है बैंक मित्र की भी व्यवस्था की है, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की असुविधा या धोखाधड़ी किसी चीजों से बचे रहेंगे। जी, सरकार ने बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स और एप्लीकेशन की भी शुरुआत की है, तो वो कौन से एप्लीकेशन है जिनसे किसान भाई बहन मदद ले सकते हैं? किसान भाई हमारे इंटरनेट के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो वहां पर एक ऐप सर्च करते हैं किसान, ई किसान ऐप सर्च करते हैं, तो ई किसान ऐप पर लगभग सारी जानकारियां जो हैं वो स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। और अधिक और जानकारी जब लेना चाहते हैं तो वो अपने गूगल पर डाल के ये देख लेते हैं कि हमें किस समय चीज की परेशानी है, चाहे वो मौसम संबंधी हो या फसल संबंधी हो, उनको जानकारी उस पर मिल जाती है, या इंटरनेट के माध्यम से उनको बेहतर जानकारी मिलती है। जी, हर्षित जी, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसान भाई बहनों को बताइए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो चल रही है वो कई स्तरों में चल रही है। तो इसमें टाइप कुछ हैं, एक C टाइप है, C1 टाइप है, C2 टाइप है। तो मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले किसानों को, जिन किसानों के पास सोलर पैनल लगा था और जिनके समरसेबल खेत में लगे हैं सिंचाई के लिए और उनके पास सोलर पैनल नहीं लगा है, तो सोलर पैनल के लिए भी एक योजना लगाई गई है जिसे कहते हैं C2 योजना। इसमें क्या होता है कि आपको
एक तो सोलर पैनल मिल गया, उसकी डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है, 90% तक सब्सिडी मिल जाएगी। और फिर उसका जो भी तुरंत जो भी नगद का बनेगा पेमेंट, वो आपको करना पड़ेगा वहीं पर। उन अपने बैंक का डिटेल दे देते हैं और वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये ब्लॉक स्तर पर भी उपलब्ध है। दूसरी योजना ये है कि अगर जो आपको पूरा सिस्टम लगाना है तो पूरा सिस्टम के लिए सौर ऊर्जा पैनल और प्लस उसके बाद आपको जो समरसीबल है, जो भी बोरिंग के लिए प्लांट लगा रहे हैं, डीसी के लिए भी आता है जो आपकी बिजली से भी चलता है और एक पूरा सोलर पैनल से चलता है। जो सोलर पैनल से चलता है उसके लिए आपको अलग तरीके का फॉर्म फिलअप करना रहता है और जो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक और सोलर डीसी से रहता है उसके लिए अलग करना पड़ता है। इसमें क्या रहता है कि किसान अपने बता देते हैं कि पड़ोस के जो अधिशासी अभियंता जो हमारे हैं बिजली के, तो उनको जानकारी देना पड़ता है। एक बार उनसे भी फॉर्म वेरीफाई कराना पड़ता है। उसके बाद आप जाके अपने पड़ोसी जो आपका ब्लॉक है वहाँ पर जमा करते हैं फॉर्म। तो वो लोग देखते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं और आपका जो है पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। इसमें 1 HP का, 3 HP का, 5 और 10 HP का जो हार्स पावर का है, उसके लिए आपको जो है सुविधा दी जाती है सिंचाई करने के लिए मोटर पंप की। जी, हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को बचाने के लिए सरकार की कौन सी योजना है? फसलों को बचाने के लिए हमारे लिए सबसे पहले किसान बीमा योजना, जो फसल बीमा योजना जो चल रही है, इसको 2 तरीके से आप किसान इसका लाभ पा सकते हैं। अब यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहते हैं तो हमारे किसान इसका अच्छा उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले KCC जो आप जब आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और बागवानी की फसल, तो रबी की फसल में 1% प्रीमियम की दर और खरीफ की फसल में 1.5 प्रीमियम की दर और बागवानी में 5% की प्रीमियम दर के साथ आपको जो है एक बहुत छोटी सी लागत जो होती है उसमें जमा करनी पड़ती है। जो कि जब भी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होती है तो उसका डायरेक्ट जो होता है फायदा, एक बार सर्वेक्षण होने के बाद एक बार पहले आपको चेतावनी भी दी जाती है एक प्रकार की किसान को कि आप इस फसल को जितना पाएं अधिकतम बचा लें। यदि उसको नहीं बचा पाते हैं तो उस कंडीशन में जितना भी फसल खराब होती है उसका पूरा जो पैसा है किसान को फसल बीमा योजना के तहत मिल जाता है। अब जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया है, तो उनके लिए केवल इसका एक ऑनलाइन करना पड़ता है फॉर्म, उसको आप ऑनलाइन करें और उसके बाद जो मैंने आपको दर बताई है 1%, 1.5 और 5% की दर से आपको भुगतान करना होता है और फिर जब नुकसान होता है तो इसकी भरपाई भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है। जी, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो बैंक के माध्यम से ही हो जाता है। जो हमारी बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिनमें किसानों का जो खाता खुला है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वहां से वो डायरेक्ट पा जाते हैं। और जब अगर जो उनका नहीं खुला है तो लोकवाणी केंद्र जैसे मैंने बताया जो किसानों के लिए होता है, तो वहां से आप जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब भी कुछ इस प्रकार की घटना आकस्मिक घटती है तो इस घटना के एवज में किसानों को इसका पूरा जो है लाभ मिलता है। सर, कई बार आपदा के संकट से भी गुजरना पड़ता है किसान भाई बहनों को। अभी हाल ही में जैसे कि हुआ था, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किसान भाई बहन क्या करेंगे? जब आपदा की जब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो वेदर फोरकास्टिंग, जो हमारे मौसम संबंधी कोई दिक्कत आती है जैसे ओलावृष्टि है या अतिवृष्टि है या तूफान या इस तरीके की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे मौसम संबंधी आती है, मोस्टली किसानों की जो फसलें मौसम संबंधी आपदाओं से ही नष्ट होती हैं। इस कंडीशन में हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन है और जो डिजिटल किसान के जो प्लेटफॉर्म है उनसे सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाती है, जिससे किसान मैक्सिमम जितना भी उनसे हो सकता है वो फसल को बचाने का प्रयास करते हैं। और अब तो यह है कि किसानों को बहुत समय पहले ही उसके चेतावनी दे दी जाती है। तो अगर जो क्रॉप को शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि रबी की फसल में अगर जो कम अवधि की फसल लेना है तो इस प्रकार का अगर जो लाभ लेना चाहते हैं तो मिल जाता है, नुकसान कम से कम मात्रा में होता है। जी, हर्षित जी, अभी जैसे हाल ही में आकाशीय बिजली की वजह से कई सारे किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में क्या किसानों की मदद के लिए, क्या आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की कोई योजना है? जी बिल्कुल, ऐसे स्थिति में जैसे कि अब किसान की आकस्मिक जब डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो किसान मानधन योजना तो चली रही होती है, उसका तो लाभ मिल ही जाता है। लेकिन जब आपका KCC खुलता है तो किसान का बीमा भी रहता है उसके साथ साथ। अगर जो कुछ ऐसी आपदा होती है तो किसान को उसका डायरेक्ट जो होता है पैसा मिलता है DBT के माध्यम से और उसके परिवार की फैमिली को लाभ मिल सकता है।
हम बात करें अगर ड्रोन दीदी की, तो अगर इसका लाभ लेना चाहता है कोई किसान तो किस तरह से ले सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी कृषक महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना चलाई, दीदी ड्रोन जो आपने बताई, तो उसमें महिलाओं को ड्रोन का वितरण किया गया और ड्रोन के माध्यम से वो एक तो सबसे पहला है कि फसलों का जो है निरीक्षण, जो आप पहले जो किसान थे कि फसलों के अंदर जाके स्प्रे करते थे और उसको उतना अच्छा जो है मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी फसलों की, तो ड्रोन के माध्यम से एक तो सबसे पहले स्प्रे का काम बढ़िया हो जाता है, स्प्रे अच्छा यूनिफॉर्मली स्प्रे होता है पूरी फील्ड में। और दूसरी चीज है कि उसको देखने जो उसकी विजुअल जो रेंज होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इससे पूरी फील्ड का पूरा प्रॉपर जो होता है मॉनिटरिंग हो जाती है। तो इस योजनाओं से महिलाओं किसानों को एक ये प्लेटफॉर्म पर मिला कि उनके माध्यम से और आगे के किसानों को लाभ मिल पाए। तो महिलाओं का बढ़ाने के लिए दीदी ड्रोन योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जी, तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे जो है बहुत ही आसानी से छिड़काव, प्रबंधन और सारी चीजें हो सकती हैं। सर, समय हमारा समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते क्या बताना चाहेंगे कि एक मजबूत और आधुनिक भारत के लिए खेती में और कौन कौन से सुधार करने की जरूरत है? किसानों के लिए तो सबसे अच्छा है कि वैसे तो सारी योजनाएं लाभान्वित ही कर सकती हैं, लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो हमारे किसान भाई हैं, अत्यधिक कीटनाशकों का तो चलिए, कीटनाशक की तो कीटों के प्रकोप के ही बारे में आएगा, लेकिन खाद्य और उर्वरक जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता होने के बावजूद भी कृषक अपने फील्ड में उसका उपयोग करते रहते हैं। तो उनको एक जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको जानकारी होने की आवश्यकता है कि आपके पोषक तत्वों की मृदा में पर्याप्त है नहीं है। यदि है तो आप उसकी बेफजूल में उसका उपयोग ना करें, इससे आपके पैसे का भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज है कि जब आप किसी भी खाद्य उर्वरक को ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो वो एक प्रकार का सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है और आने वाले टाइम में वो आपकी जो सॉइल है बीमार होती चली जाती है। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के लिए ये सलाह दी जाती है कि एक बार वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उससे पूरी जानकारी लें और इसकी प्रयोगशाला है, वहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे आप जब पूरी जानकारी होगी तो उस हिसाब से आपको जानकारी मिलती रहेगी। जी, तो जानकारी मिलती रहेगी, तो इन जानकारियों का लाभ लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। सर, यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने बात की खुशहाल किसान सशक्त राष्ट्र सरकार की योजनाओं की भूमिका। आज के इस विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने जो भी योजनाएं आपसे साझा की, जिन योजनाओं की जानकारी आपको दी, उम्मीद है कि इन योजनाओं का आप लाभ जरूर उठाएंगे और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज के विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन से दीजिए अनुमति। नमस्कार। पापा, भैया से मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी? वो तो आते ही सबसे पहले पूछेगा कि मम्मी कहाँ है।